गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम सेक्शन करने जा रहे हैं वो है इकोलॉजी। इकोलॉजी में हम चैप्टर नंबर 13 को कर रहे हैं, जिसके ऑलरेडी नोट्स आप लोगों के पास हैं और कुछ क्लासेस में हाफ चैप्टर हो भी चुका है और फिर भी मैं इसे शुरू से ले रहा हूँ। इसकी कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को पहले, और जिससे कि वीडियो छोटी हो इसलिए मैं इसको शॉर्ट के अंदर पहले से ही रिटर्न में रखता हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा पता लगे। ओके, और बुक में अगर आप लोग देखेंगे तो बुक में आप और जो आपके नोट्स हैं वही जो है यहाँ से सिमिलर करेंगे, तो आप लोगों को रेगुलर उनको पढ़ना है और इसके साथ सिमिलरिटी करके आप लोगों को उसको याद भी करना है, नोट डाउन भी करना है। उससे रेलेवेंट जो भी क्वेश्चन होंगे मैं आप लोगों से डिस्कस करता रहूँगा। तो इकोलॉजी, सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं इकोलॉजी है क्या, व्हाट इज द इकोलॉजी। इकोलॉजी बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जो कि डील करती है एनवायरनमेंट के साथ। एनवायरनमेंट की जो टोटल स्टडी है वो इसमें ही कंसिडर होती है। इसमें हम लोग चीज़ें पढ़ते जाएंगे कि इकोलॉजी है क्या, इकोलॉजी से हमारे पास इकोसिस्टम भी आएगा। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो इकोलॉजी, this is the branch of biology in which we study the integral relationship between living and non-living things. That is the part of the environment. Okay, तो इकोलॉजी अगर देखें तो हमारे पास हैकल ने, ये इकोलॉजी टर्म किसने दी, एर्नस्ट हैकल ने। उन्होंने देखा कि ये जो है हम लोग इसको दो भागों में बांटते हैं, और इकोलॉजी और सेमी इकोलॉजी। और इकोलॉजी में क्या रहता है, तो इकोलॉजी में जो डिफरेंट स्पीसीज हैं उसकी इन्वायरमेंट के साथ स्टडी को हम लोग कंसिडर करते हैं ऑर्टिकोलॉजी। और फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं कम्युनिटी, डिफरेंट कम्युनिटी है। अब आप कहोगे स्पीसीज कम्युनिटी क्या होता है, जैसे कि प्लांट कम्युनिटी है, एनिमल कम्युनिटी है। ओके, बट स्पीसीज हम पर्टिकुलर किसी स्पीसीज की बात कर रहे हैं, डॉग स्पीसीज है, कैट स्पीसीज है, या किसी प्लांट की ब्रेसिका स्पीसीज है, या किसी भी एनिमल या प्लांट की पर्टिकुलर स्पीसीज। बट कम्युनिटी में हम लोग बहुत सारी स्पीसीज को इंक्लूड करते हैं। तो ये हमारे पास इकोलॉजी का सेक्शन है। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास, इसे पढ़ने से पहले अपने को इन्वायरमेंट का पता होना चाहिए। इन्वायरमेंट है क्या, व्हाट इज द इन्वायरमेंट। आपके हिसाब से आप लोगों ने देखा है कि जो बाहर की चीजें हैं वो, अगर मैं सिंपल डेफिनेशन की बात करूं, सिंपलेस्ट डेफिनेशन हमारे पास इन्वायरमेंट की क्या रहती है, दैट आर द एक्सटर्नल सराउंडिंग कंडीशन विच इन्फ्लुएंस द लाइफ, दैट आर द इन्वायरमेंट। जो भी डेफिनेशन हो, बट हमारे यहाँ वो चीजें क्या हैं, हमने इस यूनिट में क्या करना है, इस यूनिट में हमें लिविंग और नॉन लिविंग क्या है, एनवायरमेंट है, उसका रिलेशन क्या है, नॉन लिविंग लिविंग को किस तरीके से इम्पैक्ट कर रही है और लिविंग थिंग्स किस तरीके से रिएक्ट कर रही हैं, इन चीज़ों को हम लोगों ने पढ़ना है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो इन्वायरमेंट को तीन भागों में अगर हम डिवाइड करें, हाइड्रोस्फीयर, एटमोस्फीयर, लिथोस्फीयर। अगर हाइड्रोस्फीयर कहें तो पूरे जहां पर जितना वाटर है वो सारा जो कंसिडर होता है इन्वायरमेंट का पार्ट, उसको हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। ओके, और एटमॉस्फेयर जितना एयर है, ओके, जितना एयर है वो पार्ट कंसिडर होता है एटमॉस्फेयर। लिथोस्फीयर अगर हम कहें दैट इज लैंड पार्ट, तो लैंड पार्ट हमारे पास क्या है, वो लिथोस्फीयर कंसिडर होता है। हमें इस डिटेल में नहीं जाना है या और है, बट हम लोग थोड़ा सा पार्ट्स पता होना चाहिए, बेसिक चीजें पता होनी चाहिए कि हाइड्रोस्फीयर क्या है, एटमॉस्फेयर क्या है, लिथोस्फीयर क्या है। इन तीनों का, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीजें है ना, ये चीजें आगे चलकर लाइफ बनाएंगी। किसी भी जगह पर लाइफ पॉसिबल है तो इन चीजों का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल है, उन चीजों को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें एनवायरनमेंट के अंदर वेदर, व्हाट इज द वेदर एंड क्लाइमेट। ओके, वेदर क्या होता है और क्लाइमेट क्या होता है आपके हिसाब से, विद इन 10 सेकेंड आप लोग हिसाब लगाइए। बहुत सारे बच्चे अलग अलग इसका जवाब देते हैं। तो हमारे पास वेदर क्या है, वेदर हम कह सकते हैं एक्सटर्नल सराउंडिंग कंडीशंस, ठीक है ना, एनवायरनमेंट।
एनवायरमेंट की जो सराउंडिंग कंडीशन है, पर्टिकुलर टाइम दैट इज कॉल्ड द वेदर, इट मे बी चेंज। ये चेंजेबल होती है, चेंज हो जाती है या बदलती रहती है। आप कह सकते हो सुबह वेदर अलग था, दोपहर को अलग है, शाम को अलग है। तो वेदर क्या, एनवायरनमेंट की कंडीशन चेंज हुई ना, चाहे एयर है, चाहे वाटर है, या किसी प्रकार की एनवायरमेंटल कंडीशन बदलाव हुआ, तो वो क्या कहला रहा है, वेदर। और क्लाइमेट क्या कहलाता है, अगर हम कहें 10 ईयर वेदर की कंडीशन का एवरेज जो कहलाता है हमारे पास, क्या कहलाता है, उसको क्लाइमेट बोलते हैं। 10 ईयर वेदर कंडीशन को क्लाइमेट, और वो किसी भी एरिया का, किसी देश का क्लाइमेट जो बनता है, वो उसकी फ्लोरा और फ्यूना तय करता है कि उसमें किस प्रकार की वेजिटेशन होगी। वेदर तो बदल सकता है, बट क्लाइमेट बहुत कम चेंज आते हैं। और अगर हम देखें कि कहीं पर हॉट एनवायरनमेंट है तो वहाँ डेजर्ट प्लांट ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट हॉट है। और कहीं पर तो इसमें जो है क्लाइमेट के अंदर बाकी चीज़ें, बाकी फैक्टर भी रोल प्ले करते हैं। बट यहाँ पर हमारे पास क्या है, वेदर, यानी 10 ईयर्स की वेदर कंडीशन किसी जगह का क्लाइमेट कहलाता है। उसके बाद आ रहा है हमारे पास हैबिटेट। हैबिटेट क्या होता है? हैबिटेट सराउंडिंग कंडीशंस, जिसमें कोई लिविंग थिंग्स रहती है, या कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म या प्लांट या एनिमल, वो किसी भी जगह पर रहता है, वो कंडीशन कैसी है, वो क्या कहलाता है, हैबिटेट। इट मे बी एक्वेटिक, इट मे बी टेरेस्ट्रियल, ओके। वो पानी में हो सकता है, वो लैंड पर हो सकता है, बट उन चीज़ों में नहीं जाएंगे। हमारे पास यहाँ पर क्या है, अगर देखें, जो हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं, माइक्रो और मैक्रो, यानी किसी भी एनवायरमेंटल कंडीशन, उन लिविंग थिंग्स के बिहेव और उनके वेजिटेशन और उनके फ्लोरा फ्यूना की हम कंप्लीट स्टडी कर रहे हैं, तो वहाँ का हैबिटेट बहुत मैटर करता है। हैबिटेट में अगर हम देख रहे हैं कि माइक्रो का मतलब है स्मॉल हैबिटेट, एक छोटा, ठीक है। आपके गांव के बाहर जोड़ा है, छप्पड़ है, ठीक है। अब जोड़ा छप्पड़ क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को तो ये भी कंफ्यूज होगा। देखिए, जैसे गांव का पानी जो गांव की बाहर की ढलान होती है, वहाँ इकट्ठा होता है, और वहाँ पर आप लोगों ने कभी गांव में जाना हुआ है तो आपने दृश्य देखा होगा कि वहाँ भैंसे नहलाते हैं, और गाय भैंस या पशु नहलाते हैं, पीते भी हैं पानी वहाँ जो पशु है। बट आजकल ये कम रह गया है, अब वो सिर्फ एक पानी इकट्ठा होने की जगह रह गई है। बट वो भी अपने आप में एक इकोसिस्टम है, क्योंकि अगर उसके अंदर मिलने वाले मेंढक को अमेजोन रेन फॉरेस्ट में क्या हो रहा है कोई मतलब नहीं है, वो सेपरेट, उसका अलग इन्वायरमेंट है, उसकी एयर के साथ, उसका लाइट के साथ, सबके साथ अपना अलग रिलेशन है, वो अपने आप में एक शॉर्ट इकोसिस्टम है। अगर आपको आपके घर के बाहर अगर नाली है, या आपके घर के बाहर कोई कीचड़ इकट्ठा हो गया, उसमें ऑर्गेनिज्म पैदा हो गए, तो वो भी अपने आप में एक इकोसिस्टम है। तो ये छोटे छोटे इकोसिस्टम है, तालाब हो गया, वो भी एक इकोसिस्टम है। तो ये छोटे छोटे इकोसिस्टम माइक्रो इकोसिस्टम कहलाते हैं, ओके, माइक्रो हैबिटेट कहलाते हैं। तो ये माइक्रो हैबिटेट एक छोटा हैबिटेट, और मैक्रो हैबिटेट क्या हो सकता है, मैक्रो बहुत बड़ा हैबिटेट, एक जंगल, एक ओशन, वो भी अपने आप में लिविंग थिंग्स के रहने की जगह है, वो एक मैक्रो हैबिटेट हो जाता है। ओके, बायोम की बात कर रहे हैं। अब यहाँ से ये हैबिटेट है ना, मैं यहाँ से एक टर्म और उठा रहा हूँ, वो है हमारे पास इकोसिस्टम, है ना। ये हम लोग अगले चैप्टर में, 14 चैप्टर में हम इसे डिटेल से पढ़ते हैं, बट यहाँ से निकल रहा है क्योंकि हैबिटेट और इकोसिस्टम ज़्यादा दूर नहीं है। इकोसिस्टम क्या है? ओके, सिस्टम का मतलब ये होता है जब बहुत कुछ चीज़ें मिलकर एक साथ में फंक्शनिंग करती है तो सिस्टम कहलाती है ना। तो यहाँ पर इकोसिस्टम का मतलब ये है, ओके, दिस इज द इंटरगर रिलेशनशिप between living and non-living things in which, okay, so many natural processes going on like nutrition, habitation, reproduction, okay, accumulation of such type of activities called, they make a system that called ecosystem। अगर सिंपल भाषा में मैं बात करूं कि किसी भी जगह पर
लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स, एक जंगल है या ओशन है, उनका आपस में एक रिलेशन है, वो एक दूसरे पर इंडिपेंडेंट है, वो रिप्रोडक्शन के लिए डिपेंडेंट है, न्यूट्रिशन के लिए डिपेंडेंट है या हैबिटेशन के लिए डिपेंडेंट है। तो वो सब मिलकर एक कॉमन सिस्टम ना, जिसे हम लोग इकोसिस्टम। तो यहाँ से जो माइक्रो हैबिटेट है, यहाँ से माइक्रो इकोसिस्टम और मैक्रो इकोसिस्टम भी हो सकता है। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि जो छोटे इकोसिस्टम है वो स्मॉल इकोसिस्टम है, वो माइक्रो इकोसिस्टम है। अब बायोम क्या होते हैं? लार्ज इकोसिस्टम। लार्ज इकोसिस्टम जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? अगर हम बात करें कि बहुत ओशन है, ओशन एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है, उसमें पता नहीं कितने प्रकार के लिविंग थिंग्स हैं, कितने प्रकार के प्लांट्स हैं, कितने प्रकार के एनिमल्स हैं। तो वो एक बड़ा इकोसिस्टम वो कहलाता है बायोम। एक जंगल है, बहुत बड़े जो अमेजोन फॉरेस्ट है या फिर डेजर्ट है, ठीक है, टुंड्रा है, ठीक है, ये सारी चीजें क्या कहलाती है? बड़े इकोसिस्टम कहलाते हैं, बायोम। अब हमारे पास एक वर्ड आ रहा है नीके, इसे हम लोगों को देखना है। नीके, व्हाट इज द नीके? नीके है क्या? मैं अगर आम भाषा में बात करूं, नीके क्या है? एड्रेस प्लस फंक्शनिंग, या मैं इसे कहूं हैबिटेट प्लस फंक्शन। एक रैबिट ग्रासलैंड में रहता है, ये उसका हैबिटेट है। ग्रासलैंड में क्या खाता है, किसके द्वारा खाया जाता है, क्या करता है, वो क्या कहलाएगा? नीके। जैसे कि आप लोग वीपीएस में आते हो, क्या करने आते हो? पढ़ने के लिए आते हो। कौन पढ़ाता है, किसके द्वारा पढ़ाए जाते हो, किसके द्वारा ले जाए जाते हो, कौन लाता है, ये सारी फंक्शनिंग सब मिलकर क्या कहलाएंगे? नीके कहलाएंगे। तो टू ऑर्गेनिज्म may have same habitat but not same नीके। एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं हम लोग कि एक सांप है, स्नेक, और एक रैबिट है, दोनों ग्रासलैंड में रह रहे हैं। हैबिटेट सेम बट नीके इज नॉट सेम। व्हाई? क्योंकि वो हर्बीवोर्स है, वो कार्निवोर्स है। वो घास खाता है पर वो घास नहीं खाता है। ओके, वो प्रीडेटर है, स्नेक प्रीडेटर है पर वो प्रीडेटर नहीं है। तो आप कह सकते हो कि दोनों सेम हैबिटेट बट नॉट सेम नीके। ओके, अगर ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आप लोगों को मिल जाएंगे। चूहा है और स्नेक है, दे फाउंड इन द सेम नीके बट दे डोंट दे फाउंड इन द सेम हैबिटेट बट डोंट शो सेम नीके। तो यहाँ पर हमारे पास नीके की टर्म्स है। और अगर हम आगे देखेंगे, वो आगे भी पढ़ेंगे गाउस प्रिंसिपल। गाउस ने एक बहुत बड़ी बात कही थी कि इफ टू ऑर्गेनिज्म फाउंड इन द सेम नीके दे विल compete फॉर सेम रिसोर्सेज, वन ऑफ देम वुड बी एलिमिनेटेड। वन ऑफ देम वुड बी एलिमिनेटेड मतलब ये है कि अगर सेम नीके के अंदर होंगे, सेम नीके के अंदर होंगे, सेम नीके में अगर हैं, तो वो सेम रिसोर्सेज के लिए फाइट करेंगे, एक दूसरे के साथ कंपटीशन करेंगे, और नतीजा क्या होगा? जो स्ट्रॉन्ग स्पीसीज होगी वो रह पाएगी और जो वीक होगी वो एलिमिनेटेड हो जाएगी। वो गाउस ने कहा था। पर सेम नीके होना चाहिए। अगर एक ग्रासलैंड के अंदर स्नेक अपना काम कर रहा है, खरगोश अपना काम कर रहा है, हैबिटेट सेम है पर नीके सेम नहीं है, देयर इज नो प्रॉब्लम। बट अगर वहीं पर दो सेम हैं, सपोज कीजिए कि वहाँ पर बकरी भी है, वहाँ पर गाय भी है, अगर सेम के लिए सेम रिसोर्सेज है तो उनमें से एक को तो जाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे गालापागोस आइलैंड में एक एग्जांपल देखा गया कि वहाँ पर जो कुछ हर्बीवोर्स टोर्टोइज थे, कछुए थे, वो वहाँ पर अच्छी तरह से खा रहे थे, घास वगैरह बढ़िया था। बट वहाँ पर कहीं से बकरियाँ आ गई और बकरियाँ जो है वो जो है उनको धीरे धीरे जो टोटरीज जो कछुए थे उनकी संख्या धीरे धीरे कम होने लगी और अल्टीमेटली दे डिसअपियर। इसका मतलब क्या हुआ कि उनके बीच में कंपटीशन हो गया। ठीक है,
तो वो हम लोग आगे के सेक्शन में करेंगे। और अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं कि इन्वायरमेंटल के पार्ट्स कौन से हैं और वो किस तरीके से इम्पैक्ट कर रहे हैं।